आप ही के मतलब गठबंधन से मतलब मास्टर मुजाहिद कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन जब पार्टी छोड़ दिए हैं तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए को यहाँ नुकसान होने वाला है कुछ? मुजाहिद साहब को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना प्यार करते थे कि आज किशनगंज जिला में आप जितना भी विकास देख रहे हैं कि मैं तो मतलब ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार ने हमारे सीमांचल के क्षेत्र में जितना फंड दिया, जितनी संस्थाएं दी, शायद इससे पूर्व किसी मंत्री ने और किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं किया। अगर कलीमुद्दीन को मतलब टिकट मिलता है तो किस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? मेरी इच्छा है और किशनगंज नगर परिषद में मैं वाहिद अकेला तन्हा एक पार्षद हूं जिसको आवाम ने 5वीं बार लगातार चुनाव जिताकर खिदमत करने का मौका दिया है। देखा जाए तो मतलब चारों विधानसभा आप जीत का मतलब ये कर रहे हैं, और पिछले विधानसभा की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो एक ही सीट मतलब सिर्फ कांग्रेस में गए थे, बाद बाकी तो सर मतलब लेके गए थे एमआईएम पार्टी, और फिर से एमआईएम पार्टी उसी जोर शोर से फिर सीमांचल में आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है एमआईएम पार्टी क्या करेंगे इस बार, या फिर क्या मतलब आप लोग के लिए? देखिए, पार्टी एमआईएम पार्टी को जो करना है वो तो कर ही रही है। मतलब आपकी सरकार है अभी और आप भी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अभी तक मतलब देखा जाए सीमांचल में कोई मतलब ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो यहाँ पलायन रोक सके, तो इनको लेकर क्या सोच रही है सर आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे आशा रखे हैं तो हमको जिम्मेदारी दीजिए ना। आप हमको जिम्मेदारी दीजिए, आप हमको जगह दीजिए। उसके बाद जो पलायन का मामला है, रोजगार का मामला है, मेरे नेता का तो यही कहना है। जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के हलीम चौक में। ये लोजपा कार्यालय है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के नेता प्रदेश महासचिव कलीमुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर केडीबी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। केडीबी लाइव के तरफ से आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपको और आपके केडीबी लाइव के सभी परिवार के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं और आपका आभार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मेरा साथ आपका पहला मतलब इंटरव्यू है, तो सर आपका मतलब इस राजनीतिक में आना कैसा हुआ बता दीजिए थोड़ा। छात्र जीवन से ही सामाजिक खिदमत करने का शौक़ रहा है। विद्यालय वगैरह में भी मैं नेतृत्व करता था, मॉनिटरिंग करता था। कॉलेज में भी मतलब यूनियन का हमेशा सेक्रेटरी रहा करता था। तो छात्र जीवन से ही हमारे मन में इच्छा थी कि शिक्षा के बाद समाजी खिदमत को अपना आधार बनाऊंगा। इसलिए मन में एक इच्छा थी कि समाज के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माध्यम से जो हित हो, जो भला हो, वो करने का शौक़ अपने मन में पाल रखा था। इसी आधार पर हम समाजी खिदमत से जुड़ गए हैं और समाजी खिदमत कर रहे हैं। जी, अभी आप वर्तमान में सर मतलब पार्षद भी हैं शायद? जी जी, वर्तमान में मैं पार्षद हूँ और किशनगंज नगर परिषद में मैं वाहिद अकेला तन्हा एक पार्षद हूँ जिसको आवाम ने 5वीं बार लगातार चुनाव जिताकर खिदमत करने का मौका दिया है। पूर्व में मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, 2 साल तकरीबन वाइस चेयरमैन भी रहा हूं, और वर्तमान में हमारी धर्मपत्नी निखत परवीन जी, जिसको आम जनता ने लगभग कमोबेश 19,000 वोट दे करके वाइस चेयरमैन बनाया है। तो मैं पार्षद और मेरी धर्मपत्नी उप मुख्य पार्षद के रूप में वर्तमान में भी सामाजिक खिदमत से जुड़े हैं और सेवा दे रहे हैं। सर आप बता रहे थे कि मतलब आपका पूरा जीवन ही मान लीजिए तो मतलब आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और आप लोजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इस बार सर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप एनडीए के साथ मतलब गठबंधन ही चुनाव लड़ेंगे शायद एनडीए के साथ होके? ये सही है। हमारा जो सामाजिक खिदमत है वो कमोबेश 28-30 वर्ष हो गया, और मैंने कहा आपको कि छात्र जीवन के बाद मैंने पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी हमारे स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी जब 2000 में पार्टी का निर्माण किए, बुनियाद डाला, तो उसके बाद 2001 में उनका सूचना, उनका पैगाम मेरे पास आया। हमारे कुछ साथी ने मुझको रामविलास पासवान जी से जोड़ने का काम किया, इसलिए 2021 से ही मैं लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हूं और लगातार अपनी पार्टी के साथ जुड़ करके सेवा कर रहा हूं, काम कर रहा हूं।
तो सर जब आप जुड़े थे, रामविलास पासवान जी एक मतलब सेकुलर नेता कहा जाता था बिहार के, और कद्दावर नेता माने जाते थे और सेकुलर की बात करते थे। उसका मतलब अगर सांसद के भाषण देख ले, वहाँ भी जहाँ आवाज़ उठाते तो सेकुलर की बात करते थे। लेकिन अब सर जब देखिए कि वक्फ बोर्ड को लेकर मतलब कितना मुसलमान इसको नाराज़गी जताए, चिराग पासवान से मतलब अपना बाप का भी भाषण को याद दिलाए कि अपने मतलब जो रामविलास पासवान जी जो पहले कहते थे वो बात को दिखाए, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद चिराग पासवान अपने पापा की मतलब सौगंध को भूल गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये तो सर्वविदित है कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सिर्फ जमीन से लेकर के संसद तक में जो उनका कर्म रहा है वो सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत जो लगाव हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से था, इसी आधार पर था कि उनकी सोच प्योरली धर्मनिरपेक्ष जिसको कहा जा सकता है, जो संविधान हमारा भारत का है उसी अनुकूल और उसी अनुसार वह अपने लोगों को लेकर के चलते थे। जनहित के लिए, समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और ख़ास करके अल्पसंख्यकों के लिए तो उन्होंने एक से एक मिसाल हमारे देश में छोड़कर दुनिया से चले गए, जिसको तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को याद आता है। तो आज के दिन भी रामविलास पासवान की जयकारा हम लोगों के दिल और दिमाग में बना रहता है। रह गई बात कि अभी उनके सुपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, मैं उनके अंदर भी अपने पिताजी का गुण देख रहा हूं और ये अपनी जगह पर है। और उनकी भी जो कार्यशैली है वो सभी को लेकर चलने की कार्यशैली है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के भी बयानों को देखेंगे, पूर्व में आइएगा तो आपको लगेगा नहीं, अपने पिताजी का ही अनुसरण करते हुए, और चूंकि अपने पिता को आदर्श और अपने पिता को नेता मान करके उनके विचारों को लेकर के वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग तो चूंकि शुरू से समझ लीजिए कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों से तो कुछ छिपा नहीं है। चूंकि मैं माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं 2020 तक लोक जनशक्ति पार्टी का, और मेरे मन में और मेरे को कभी देखने के लिए नहीं मिला कि हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जन्मदाता स्वर्गीय रामविलास पासवान और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की कार्यशैली और सोच जो है वो कहीं से अलग नहीं है। बस एक ही विचारधारा पर चल रहे हैं। जो पिता की विचार थी वो पुत्र भी उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए कहीं कोई विवाद नहीं है। और सर मतलब विधानसभा से मतलब जुड़ी हुई है ये कि अगला सीएम का मतलब छवि कौन रहेंगे मतलब बिहार में सर, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे कुछ दिन तक। और पटना में सर मतलब पोस्टर बॉय भी मतलब नाम से चर्चित होने लगे थे कि अगला सीएम मतलब चिराग पासवान। और चिराग पासवान का बयान भी आया है कि मैं राज्य के लिए मतलब चुनाव लड़ना चाहता हूँ, राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, केंद्र में मुझे उतनी दिलचस्पी नहीं है। एनडीए गठबंधन में 5 घटक दलों का ये दल है एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम पार्टी और हमारे कुशवाहा जी की पार्टी, 5 दलों का ये गठबंधन। तो छोड़ दी है पार्टी, चले गए, वो विलय कर लिए हैं, मतलब इसमें जन स्वराज में चले गए। नहीं, वो कुशवाहा नहीं है, कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। वो जो गए हैं वो जो रामचंद्र जी जो हैं, जो आशा पार्टी बनाए थे, वो चले गए हैं। कुशवाहा जी का गठबंधन अभी हमारे साथ है। 5 पार्टियों का जो है ना गठबंधन है। और आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब रह गई बात, बिहार के तमाम इलाकों में हर लोगों के मन में ये इच्छा है कि आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेतृत्व दिया जाए। चूँकि बिहार का जो विकास के रास्ते पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं, इसके भविष्य को और तेज रफ्तार देने के लिए अगर कोई कारगर नेता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में ये बात है कि माननीय चिराग पासवान जी को भी मौका मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर चूंकि उनके पिताजी ने बिहार के, देश के साथ साथ बिहार को बहुत कुछ
कुछ दिया, रेलवे में दिया, दूरसंचार में दिया, विकास के रास्ते को बहुत तेज रफ्तार से हमारे रामविलास पासवान जी ने आगे लाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जब उनके सुपुत्र हैं, उनके ही पुत्र हैं, तो बिहार का चूँकि जन्म उनका पूर्वज का जन्म रहा है, उनका सब कुछ रहा है बिहार से, तो निश्चित तौर पर उनके मन में इच्छा है कि बिहार को अग्रतम श्रेणी में लाए। इसलिए उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसी विज़न को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा चल रहे हैं। और आज पूरे बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस विज़न को कहीं ना कहीं कुछ नीतीश कुमार चरितार्थ कर रहे हैं। और इसको तेज रफ्तार देने के लिए कि चूंकि उनकी सोच है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, इस विचारधारा को गति देने के लिए सारे बिहार के अवामों की इच्छा है कि आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को भी कमान मिले बिहार का, ताकि बिहार को और बेहतर देखने का मौका हम बिहार वासियों को मिले। अच्छा सर, यहाँ की अब विधानसभा को लेकर बात करते हैं। सीमांचल के राजनीति तो देख रहे हैं सर, आप ही के मतलब गठबंधन से मतलब मास्टर मुजाहिद कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब पार्टी छोड़ दिए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए को यहाँ नुकसान होने वाला है कुछ ऐसा? देखिए, एनडीए को माननीय विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब मुजाहिद साहब, तो पता नहीं किस प्रेशर में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन इससे इनकार नहीं होगा कि मुजाहिद साहब को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना प्यार करते थे कि आज किशनगंज जिला में आप जितना भी विकास देख रहे हैं, कि मैं तो मतलब ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि नीतीश कुमार ने हमारे सीमांचल के क्षेत्र में जितना फंड दिया, जितनी संस्थाएं दी, शायद इससे पूर्व किसी मंत्री ने और किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं किया। और इसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश कुमार के अंदर जो एक प्रेम था सीमांचल के प्रति, उसके लिए हमारे मास्टर मुजाहिद साहब का भी उनको श्रेय जाता है, नौशाद साहब भी, और हम लोग सब लोग मिलजुल करके सीमांचल के लिए कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ मिले, ताकि यहाँ जो पिछले कई वर्षों से लोग पिछड़ा कहते थे हमारे सीमांचल को, आज ऊपर वाले का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और अनेकों क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा किशनगंज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसका श्रेय पहला हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान हमारे मास्टर मुजाहिद साहब का भी है, जो निश्चित तौर पर यहाँ के आवामों को ये सोचना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे किशनगंज सीमांचल को। सर, अगर देखा जाए तो आप पिछले विधानसभा से ठाकुरगंज से चुनाव लड़े थे, और इस बार क्या सोचे हैं सर विधानसभा चुनाव को लेकर? पिछली बार चूंकि एक परिस्थिति बन गई थी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, अकेला चुनाव लड़ने का निर्णय था, तो मुझको भी ठाकुरगंज भेज दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं गया चुनाव लड़ने के लिए। बाकी वहाँ से एक्चुअली चुनाव हुआ, और हम लोग फिर अभी जो एनडीए गठबंधन में हैं उस वक्त स्वतंत्र लड़े थे, अकेला लड़े थे। अब हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में मजबूत कड़ी के साथ लड़ रही है, और आने वाले दिनों में हम लोग किशनगंज जो जिला में 4 विधानसभा है, ऊपर वाला चाहेगा तो चारों विधानसभा एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगा। चूँकि जो सेवा दिया गया है एनडीए गठबंधन के माध्यम से, वो उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ चाहिए कि चारों विधानसभा, आवाम को चाहिए कि चारों विधानसभा को एनडीए के खाते में दें, ताकि यहाँ का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। सर, देखा जाए तो मतलब चारों विधानसभा आप जीत का मतलब ये कर रहे हैं, और पिछले विधानसभा की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो एक ही सीट मतलब सिर्फ कांग्रेस में गए थे, बाद बाकी तो सर मतलब लेके गए थे एमआईएम पार्टी, और फिर से एमआईएम पार्टी उसी जोर शोर से फिर सीमांचल में आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है एमआईएम पार्टी क्या करेंगे इस बार, या फिर क्या मतलब आप लोग के लिए? देखिए, पार्टी एमआईएम पार्टी को जो करना है वो तो कर ही रही है, और जब कोई पार्टी कहीं अगर आकर के अपना जनता के बीच में आती है तो निश्चित तौर पर उसका प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। तो सब पार्टी जब पार्टी बनी है तो वो तो उसका प्रयास रहेगा, वो तो कहेंगे कि जैसे कि हम भी सब सीट जीतेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे सब सीट जीतें, जैसे मैं भी बोला कि मैं प्रयास करूंगा कि एनडीए का जो 4 सीट है, चारों सीट एनडीए के खाते में जाए। तो पार्टी कहीं ना कहीं अपने तौर पर तो प्रयास करती ही है कि भाई हमको जीत मिले, लेकिन ये फिर आवाम के बीच का मामला होता है। निर्णायक तो आवाम है, आम जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता जिसको मान लेगी, जनता जिसको स्वीकार कर लेगी, उसको मौका मिलेगा। फिर क्या देख रहे हैं सर जितने भी पार्टी, अभी एक जनस्वराज पार्टी भी आ गया है और पूरा बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं जनस्वराज पार्टी, कितने जोरों शोरों से, इसको लेकर कैसे देखते हैं सर?
देखिए, जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी लॉन्च किए हैं, उनको तो प्लानर कहा जाता है ना, प्लानर हैं। तो अब उनके मन में इच्छा हुई कि भाई राजनीति में आना है, तो राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया, जन स्वराज के नाम से पार्टी बनाया है। तो अपना वो भी लगे हुए हैं कि भाई कि पहले खेत को जोतना है, बीज डालना है, पानी डालना है, फसल उगेगा तो फसल खाएंगे, उसी तरह का ये है। राजनीति में तो बस ये है कि भाई लोग अपना पार्टी बनाए हैं, लगे हुए हैं, वो भी मांग रहे हैं जनता से। अब तो ये तो निर्णय जनता को करना है कि किस पार्टी से आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा भला है, और उसी पार्टी को लोग जनता चुनेगी। रह गई बात, पार्टी तो एक आधार होता है। सच्ची बात तो ये है कि अगर आपके उम्मीदवार योग्य हैं तो पार्टी कोई फैक्टर नहीं होता है। अगर उम्मीदवार योग्य हैं तो निश्चित तौर पर आवाम उनको चुनती है। पार्टी सपोर्ट होता है कि एक बैनर के तले आते हैं, क्योंकि अब सरकार बननी है, सरकार चलानी है। गठबंधन में चाहे जिस भी गठबंधन में लोग हों, तो इसलिए लोग उसका लेते हैं सहारा। पार्टी भी लोग बनाए हैं तो निश्चित तौर पर अपने पार्टी को आगे ले जाने में। कहे कि पार्टी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब देखा जाए सीमांचल में पार्टी फैक्टर है। आज अगर देखिएगा तो पार्टी को देखकर कैंडिडेट को वोट करते हैं। ऐसा भी कैंडिडेट है जो मतलब वोट नहीं करना चाहते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जनता खुद बोलती है कि मतलब इसको वोट नहीं करते, लेकिन पार्टी की वजह से वोट कर रहे हैं। ये भी तो फैक्टर है सर। वो पार्टी तो फैक्टर है ही है। मेरा वो कहने का मकसद नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये था कि पार्टी, अगर मान लीजिए कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही हूँ और मेरा कर्म, मेरा काम जो है अच्छा है, तो निश्चित तौर पर आवाम सराहेगी, आवाम एक्सेप्ट करेगी, और आवाम के दिमाग में ये बात भी रहेगी कि नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट पार्टी के साथ हमारा भी होगा। तो सामंजस्य जो है पार्टी और नेता दोनों के बीच होता है, और सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़ने का काम किया जाता है। अच्छा सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ पे देखिए पलायन को लेकर आज फिर से मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे ये कन्हैया कुमार जी यात्रा करके गए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करके गए। हालांकि उनको भी विरोध हुआ कि मतलब उनके सरकार में क्यों नहीं किए। तो सर मतलब आपकी सरकार है अभी, और आप भी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अभी तक मतलब देखा जाए सीमांचल में कोई मतलब ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो यहाँ पलायन रोक सके। तो इनको लेकर क्या सोच रही है सर आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे आशा रखे हैं तो हमको जिम्मेदारी दीजिए ना। आप हमको जिम्मेदारी दीजिए, आप हमको जगह दीजिए। उसके बाद जो पलायन का मामला है, रोजगार का मामला है, मेरे नेता का तो यही कहना है। मेरे नेता कहते हैं कि पूरे बिहार में जो पलायन है इसको किस तरह से रोका जाए, और जो पलायित लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं अपने रोजगार के लिए, उनको वापस फिर बिहार में पुनः स्थापित करने के लिए जो रास्ता हो वह अपनाने के लिए ही हमारे नेता ने कहा है कि हमको बिहार की आवश्यकता है, बिहार में हमारी ज़रूरत है, हम लोगों की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर अगर फिर मौका मिलेगा तो मेरी नेता की भी सोच यही है कि पलायन को रोकना है, पलायन को वापस लाना है। तो अंतिम क्वेश्चन सर करें। हाँ बोल लीजिए, क्या बोल रहे? तो इसलिए कि जब तक आप जगह नहीं दीजिएगा, आवाम यहाँ सीमांचल में किशनगंज जिला में 4 सीट है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले चुनावों में मैंने देखा कि हमारे एनडीए गठबंधन के लोग धार्मिक उन्माद में बह जाते हैं। हर गठबंधन का मतलब है कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का जो बाइलॉज है वो अलग है, भाजपा का अलग है, जदयू का अलग है। सब लोगों का अपना अपना अलग आइडियोलॉजी है, सब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। गठबंधन तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे गठबंधन होता है, जिससे बिहार के लोगों के बिहार के आवामों को किस तरह से उसका हित हो, इसके लिए गठबंधन बना करके लोग सरकार चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पिछले चुनाव में मैंने देखा कि इतना करने के बावजूद भी हमारे गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिला। ये किशनगंज और हमारे सीमांचल के दुर्भाग्य है। आप अगर आवाम यहाँ, चूंकि माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक 70% की आबादी है कमोबेश, तो अब नीतीश कुमार जी और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने किशनगंज में, आप क्या इससे इनकार करेंगे कि एक से एक इंस्टीट्यूट दिया, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी दिया, टेक्निकल कॉलेज दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, उसके बाद सैकड़ों करोड़ रुपया ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन में विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे कहते हैं कि मतलब इतना कुछ दिया है, लेकिन उसके बीच में बता दूं कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है किशनगंज का।
देखिए यही इसी बात को लेकर के अभी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर जगह मिलती है तो निश्चित तौर पर यहाँ मेडिकल कॉलेज भी मिलना चाहिए, मिलेगा। तो उस तरह मैंने आपको कहा ना कि जब आप जगह दीजिएगा, आप किसी को जगह दीजिएगा, किसी को अपना लीडर बना के आगे पेश कीजिएगा, तब नहीं आपकी बात को रखेगा। यहाँ तो एनडीए के लोग देख रहे हैं कि हमको मायूसी मिलती है, हमको एक भी सीट नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिल में मन में खटकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इस 2025 में एनडीए की जो उम्मीदवार होंगे किशनगंज में, आवाम इस बात को समझेगी कि नहीं होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार ने किशनगंज को बहुत कुछ दिया है। तब अगर हमारे लोग लीडर रहेंगे तो और उससे बढ़ चढ़ करके लोग लड़ झगड़ के लाएंगे। सीमांचल में मेडिकल कॉलेज होगा, सीमांचल में यूनिवर्सिटीज़ होंगे और सीमांचल में प्रयास किया जाएगा कि यहाँ जो संसाधन हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग के हैं, यहाँ आपको चाय पत्ती है, यहाँ आपको अनारस की खेती है, तो आप जगह दीजिए ना। हम लोग अपने मंत्री जी से, अपने सरकार से आग्रह करेंगे कि यहाँ भी फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री दिया जाए ताकि पलायन को रोका जा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सब जब तक आप जगह नहीं देंगे तब तक कैसे समाज सर हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन अब तक दुख की बात है कि अब तक हुआ नहीं है। लेकिन सर अंतिम सवाल करेंगे आपसे कि अगर कलीमुद्दीन को मतलब टिकट मिलता है तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी करेंगे? मैं देखिए चुनाव लड़ेंगे सर? मैं सर मेरी इच्छा है कि 54 किशनगंज विधानसभा, किशनगंज प्रॉपर सदर जो पोठिया और किशनगंज का क्षेत्र होता है, इसी विधानसभा क्षेत्र में मैं अपने नेतृत्व से भी बोला हूं और गठबंधन के साथियों से मैंने कहा है कि हमारे गठबंधन के लोग लगातार हार रहे हैं, कम से कम इस बार शहर में एक मौका एनडीए के घटक दल होने के नाते हमारा हक बनता है। तो आप किशनगंज 54 विधानसभा एलजेपी के खाते में दीजिए। निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान सारे लोग मिल करके ये हमको और हमारी पार्टी को मदद करेंगे और यहाँ से सीट निश्चित तौर पर जीत करके एनडीए के खाते में दिया जाएगा। तो हमारी इच्छा है कि 54 किशनगंज विधानसभा से अगर मुझको प्रत्याशी बनाती है तो मैं तैयार हूँ कि इस समाज के और इस इलाके की खिदमत करने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।